जब से इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को सरकार ने आकर्षक बनाया है, टैक्स पेयर्स के मन में कई सारे सवाल पैदा होने लगे हैं। सवाल अच्छे भी हैं कि क्या हमें ये एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं, वो एग्जम्पशन मिलेगा कि नहीं। साथ ही साथ पुरानी टैक्स व्यवस्था में कई सारी पेचीदगियां हैं, वो भी निकल कर सामने आ रही है। तो अगले कई एपिसोड तक हम लोग ऐसे सवालों का जवाब देंगे और हर बार हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट होते हैं। और इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं हमारे साथ शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है। और मैं लक्ष्मण राय। आपको शायद अब तक याद हो गया होगा कि शो लेकर मैं आपके पास आता हूं, तो ये शो देखना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इस शो में हम आपको कई सारे महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं। जैसे अगर आपने किन्हीं के साथ मिलकर खरीदी है प्रॉपर्टी, तो क्या कहता है टैक्स का नियम। इनकम टैक्स की नई रेजिम में भी रेंटल इनकम पर उठा सकते हैं टैक्स डिडक्शन का फायदा। और साथ ही अगर आप ये भी बताएंगे कि अगर आप जीएसटी कारोबारी हैं और रिटर्न फाइल करने से चूक गए हैं, तो अब क्या है रास्ता। इस तरह के कई सारे सवालों का जवाब देंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा आम है, वह है प्रॉपर्टी को लेकर के। कई सारी संपत्ति लोग खरीदते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खरीद लेते हैं, पति पत्नी के साथ मिलकर खरीद लेते हैं। ऐसे में होता है कि अब टैक्स की देनदारी कैसे बनती है, क्या हम इसमें किसी तरह से टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब इस बार देंगे कोहली साहब। ये कितना बड़ा पेचीदा मामला है ये। देखिए लक्ष्मण, प्रॉपर्टी पति पत्नी के नाम जॉइंट होना एक आम बात है और ये बहुत सारे कारणों से ली जाती है। तो दोनों का शेयर होता है और वैसे भी सक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई आगे पीछे जाए तो कल को दिक्कत ना आए। अब सवाल ये उठता है कि जब दोनों के नाम प्रॉपर्टी हो तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। दो तरीके से, या तो जब बेची जाएगी तो कैपिटल गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उससे कोई आमदनी होगी मान लीजिए किराए वगैरह की, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट का बहुत साल पहले फैसला आया था, उसमें कहा गया था कि अगर दोनों के नाम लिखे हुए हैं प्रॉपर्टी के पेपर्स में, तो भाई हम तो मान लेंगे कि आधा आधा है। कुछ नहीं लिखा हुआ है अगर कि भाई उन्होंने कितना डाला, पति ने कितना डाला पत्नी ने, तो हम आधा आधा मान लेंगे। उसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला आया, उन्होंने ये कहा कि साहब जिसने जितना पैसा डाला है उसके हिसाब से माना जाएगा। और मान लीजिए पति का सारा पैसा है तो जो उससे आय होगी, कैपिटल गेन होगा, सारा पति के अकाउंट में जुड़ेगा। अभी हाल में एक इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल का दिल्ली का फैसला निकल के आया, शिवानी मदान का वो केस था। उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग और ज्यादा मुझे लग रहा है इसको लॉजिकल बना दिया। उन्होंने ये कहा कि अगर जॉइंट नेम में प्रॉपर्टी है और ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि किसके नाम कितनी है, परंतु पत्नी वर्किंग है, वो कमाई करती है, मतलब वो कहीं उनका कोई आमदनी का जरिया है, तो फिर हम इसको 50-50 मान लेंगे और ये 50-50 एलोकेट होगा और उससे आने वाली इनकम भी 50-50 होगी, उससे जो कैपिटल गेन होगा वो भी 50-50 एलोकेट होगा। जबकि ये आपने उसमें नहीं लिखा है कि पत्नी ने एक्चुअली कंट्रीब्यूट किया है कि नहीं, पर क्योंकि वो कमाती हैं। तो अब देखिए, जब पत्नी कमा रही हैं तो घर का खर्च भी कर रही हैं और भी योगदान दे रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो प्रॉपर्टी में लगाएं, तो मिलजुल के घर चलता है। तो इस लॉजिक के बेसिस पे ये अब निकल के आया है कि अगर पत्नी वर्किंग है तो 50-50 इसको मान लिया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैसला है और पीछे कोर्ट की जो रूलिंग है उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें दो सवाल हमारे पास। पहली बात कि प्रॉपर्टी के नाम में पहला नाम किसका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला नाम किसका है ये कुछ दस्तावेजों के लिए होता है, आपने प्रूफ देना हो, पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से लक्ष्मण उसमें फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल ये कि जो पति पत्नी है, मान लिया वर्किंग है, आपने कहा कि उसमें 50-50 हम मान लेंगे, तो रेंटल इनकम में 50-50 मानेंगे आप, जो भी उससे इनकम होता है, तो इसमें क्लबिंग के नियम लागू नहीं होते हैं। नहीं, वहां पर फिर क्लबिंग नहीं आएगी अगर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। यही इस फैसले की खासियत थी, ट्राइब्यूनल का जो फैसला था कि उसमें अगर पत्नी वर्किंग है तो हम आधा आधा मान लेंगे। देखिए प्रॉपर्टी में कई बार क्या होता है, पेपर्स में ये भी लिख दिया जाता है 70% इसका, 30 मेरा, 60 इनका, 40 मेरा। अगर वो परसेंटेज स्पेसिफाइड है फिर तो समस्या का समाधान निकल आता है। सवाल और कि अगर पति पत्नी से अलग हट कर करें कि चूंकि सपोज करीब प्रॉपर्टी की कीमत ज्यादा है या फिर हम दो लोग मिलकर लेना चाहते हैं जिनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या होगा। वहां पर तो नॉर्मली लक्ष्मण, जो मेरे अनुभव के हिसाब से वहां पर ये परसेंटेज स्पेसिफाई कर दी जाती है। पति पत्नी का रिश्ता इतना नजदीक का होता है कि वहां पर आप कई दफे इस परसेंटेज को स्पेसिफाई करना जरूरी नहीं समझते हैं, भले ही पत्नी ने अपने या पति ने अपने फंड से उसमें कंट्रीब्यूट बाकी केस में करते हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी। जी हाँ, वहां तो वैसे ही ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है, पर अगर नहीं किया है, आपके सवाल को मैं सीधा भी लूं तो फिर भी वो 50-50 मान लिया जाता है। अगर कर दिया है तो फिर उसके हिसाब से जी बिल्कुल। चलिए, तो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ज्वाइंट नेम पर लिया है, पत्नी के साथ मिलकर लिया है, तब तो ये नियम है।
अगर दूसरों के साथ मिलकर लिया है तो दूसरा नियम है। जैसा कि कोहली साहब ने बताया, तो इसका ध्यान रखिए, कुछ कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं सीधा रायपुर, जहां से हमारे पास सबसे पहले कॉलर जुड़ रहे हैं अरविंद जी। अरविंद कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। आपका कोहली साहब का और सीएनबीसी आवाज का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरा सवाल लिए हैं। जी बताएं, क्या उलझन है आपकी? सर मेरा सवाल ये है कि मेरा एक घर है जो मेरे नाम पर है और एक प्लॉट है जो पत्नी के नाम पर है। ठीक है। तो इस घर को बेचकर जो फंड आएगा और मेरे पास जो एक्स्ट्रा फंड है, ये मिला के मैं पत्नी के प्लॉट पर मैं घर बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो इसमें क्या मुझे टैक्स लगेगा या टैक्स लगेगा तो उसको कैसे बचाया जा सकता है, ये मुझे जानना था सर। और उसमें एक इन्फॉर्मेशन और छूट गया था कि मेरी पत्नी के नाम पर भी एक घर है और मैं स्वयं एक सीनियर सिटीजन हूँ। अच्छा। ये उसमें लिखना भूल गया था। तो ये मेरा सवाल है सर। तो इसमें थोड़ा नहीं, बिल्कुल आपको समाधान मिलेगा और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सीएनबीसी आवाज को देखते हैं और हम तक अपना सवाल पहुंचाएं। कोहली साहब क्या सुझाव देंगे इनको? लक्ष्मण, अरविंद जी की बात सुन के, क्योंकि प्लॉट पत्नी का है और घर इनका है, मुझे किसी जोड़े की नई नई शादी हुई तो वो आपस में शेरो शायरी कर रहे थे कि जिंदगी के हर कदम पे साथ दोगे तुम, तुम्हारे बिन मैं अधूरा, मेरे बिन तुम अधूरा। क्या बात है, अब मुझे इनके सवाल से वो लाइन बदलने का मन कर रहा है। जिंदगी के हर कदम पे साथ दोगे तुम, तुम्हारे बिन मेरे बिन तुम्हारा प्लॉट अधूरा और तुम्हारे बिन मेरा मकान अधूरा। देखिए, क्योंकि अरविंद जी आप सुन रहे हैं ना? अरविंद जी देखिए, ऐसे हालात में आपको जो सेक्शन 54 के डिडक्शन है, मतलब जो पैसा आपने लगाया, कमल वहल का एक केस था लक्ष्मण दिल्ली हाई कोर्ट का, जिसमें ठीक यही तथ्य उठाए गए थे और उसमें अरविंद जी ये फैसला आया कि अगर आपने मकान में पैसा लगाया है कंस्ट्रक्शन में, तो आप बाकायदा सेक्शन 54 में कैपिटल गेन बचाने के लिए जो लाभ उठाना चाहते हैं वो उठा सकते हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी लक्ष्मण कि जो जमीन का, जो प्रॉपर्टी का जो रजिस्ट्री होती है, टाइटल होता है, वो तो जिसके नाम लैंड हो उसी से होता है, पर क्योंकि इन्होंने मकान में लगाया है, भले ही प्लॉट पत्नी के नाम है, तो अरविंद जी आपके लिए खुशखबरी है, आप बिल्कुल इसका सेक्शन 54 का लाभ उठा सकते हैं। जो आपने बाकी के प्रॉपर्टीज की बात करी उसका इस पे कोई असर नहीं होने वाला। तो अरविंद जी कंफ्यूजन दूर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब और धन्यवाद लक्ष्मण साहब। चलिए, थैंक यू सो मच अरविंद जी। अब चलिए अगला सवाल लेते हैं पोरबंदर से, जो कि गुजरात में है। यहाँ से नटवर लाल एम रंगपरिया जी का सवाल आया है। भाई साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? हाँ जी नमस्कार सर जी। नमस्कार। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? अरे हम तो यार, हम का पुराने दोस्त है। अच्छा। नहीं, हम लोग कई सालों से हम देख रहे हैं आपका कार्यक्रम। बहुत बहुत चलिए, आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जानकारी भी बहुत मिलती है। हाँ, बताएं सवाल क्या आपके पास? हाँ, शरद कोहली जी सुन रहे हैं आपकी बात को, बताएं क्या सवाल है आपके? हाँ, मेरा सवाल ये है साहब के, मैंने एक मेरा मकान था जो 92 में मेरे को आया था, मेरी वाइफ को मिला था, मेरे ससुर की तरफ से। हेलो, हाँ सुन रहे हैं, आपकी आवाज आ रही है, बताएं। हाँ। तो मैंने ऐसे ना वो मकान 92 में मेरे ससुर से मिला था, मेरी वाइफ को। बाद में मैंने वो मकान मेरे नाम के करवा दिया, क्योंकि मेरे को लोन लेना था, उसके ऊपर थोड़ा रिपेयरिंग करना था। ठीक है। तो मेरे नाम से हो गया। तो उस समय 2 लाख की कीमत थी, वो मैंने स्टैम्प ड्यूटी भी भरा है। अभी 92 के बाद मैंने 2012 में उसके कंप्लीट मकान गिरा के पूरा नया बनवाया। उसका लगभग 15 लाख का एबव खर्चा किया। अभी वो सब कागजात मेरे पास है, सब कुछ मेरे में रिकॉर्ड में रखा है। तो अभी मैं ये मकान बेचने का मेरे को जरूरत है, तो मैं बेचना चाहता हूँ। तो लगभग इसकी कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच आएगी। तो मेरे को क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल भरना पड़ेगा? क्योंकि मेरे को दूसरा ये पैसा आएगा ना, तो मेरे को लगाने का नहीं है कहीं भी, मेरे को बच्चे को दे देने का है। अच्छा, दोनों बेटे को। ठीक है। चलिए नटवरलाल जी, बिल्कुल ससुर से इनकी पत्नी को आया और उनसे आपको आया और आपने फिर गिरा के उसको दोबारा बनाया। देखिए 2001 1 अप्रैल को एक वैल्यूएशन कराई जाती है जो पुरानी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो एक तो उस डेट को, अगर आपकी पुरानी प्रॉपर्टी है, उस डेट को वैल्यूएशन पर आपने गिरा के दोबारा बनाया नटवरलाल जी। तो जितना आपने पैसा लगाया है और जब आपने पैसा लगाया है, तो उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उसकी करी जाती है। तो मेरी सलाह यह है कि आप अपने सारे जो आपने पैसा लगाया उसके बिल्स, किस किस साल में कितना कितना पैसा लगाया है,
उस पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स उस साल की चेक कर कर, वो डिटेल्स क्योंकि हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो आपको स्वयं देखनी पड़ेंगी, या आप अगले शो में फिर से वो डिटेल्स निकाल के पूछ सकते हैं। उसके हिसाब से आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालिए, जो 25-30 लाख का आपका बिकेगा उसमें से उसको घटाइए, जो डिफरेंस आएगा उस पर आपको कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना है, और इसको आप बचा भी सकते हैं किसी दूसरी प्रॉपर्टी में अगर आप लगाना चाहें, या 54 EC के अंतर्गत जो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स होते हैं उसमें लगा के आप इस कैपिटल गेन को नटवर लाल जी बचा भी सकते हैं। तो चलिए, तो नटवर लाल जी आपकी उलझन दूर हो गई? आपकी उलझन दूर हो गई, सवाल का जवाब मिल गया, संतुष्ट हैं आप? थोड़ा मिला लेकिन कंप्लीट नहीं मिला, क्योंकि मेरे को ये पैसा लगाने का नहीं है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल भरना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो तो मैंने तो नटवर लाल जी कहा, मैं तो आपको उससे आगे जाके बता रहा था कि आप इसको बचा भी सकते हैं, पर अगर नहीं लगा रहे हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। उसका मैंने एक और तरीका भी बताया कि 54 EC में किसी बॉन्ड्स में आप लगाना चाहते हैं, पर आप ठीक है, अगर आप कहीं नहीं लगाना चाहते हैं, बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म, हम जब टैक्स भरने की बात आती है ना लक्ष्मण, तो थोड़ा धीरे से मैं बोलता हूं, जब बचाने की बात आती है तो मैं थोड़ा जोर से बोलता हूं, मुझे लग रहा है ये फर्क रह गया होगा। तो ठीक है, तो अब मुझे लगता है सारे उलझन आपकी दूर हो गई है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि टैक्स बचाने के लिए इंश्योरेंस के बिना सेक्शन 80D का कैसे उठाएं फायदा, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ये भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड है मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। खोलिए खुशियों की तिजोरी। वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल एसी विद हेपा फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में। तो हवा और सेविंग्स दोनों टन-टनाटन। जब भी मैं ठंडा खाती थी, जैसे कि आइसक्रीम, मुझे एक झंझनाहट सी महसूस होती थी। ये बढ़ती जा रही थी ये प्रॉब्लम, पहले ठंडे से शुरू हुई, फिर गर्म खाने से हो रही थी, तब जाके मैंने डेंटिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप सेंसोडाइन यूज कीजिए। अब मुझे फ्रिज से कुछ ठंडा निकाल के खाना हो तो मुझे दोबारा सोचना नहीं पड़ता है। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत। एक धमाकेदार लाइव शो। आज हमको दुबई जाना है, अमरावती, लखनऊ, दरभंगा, बिहार। महिलाओं की निवेश से जुड़ी हर क्वेरी का सॉल्यूशन। बिगनर हूँ, इसलिए मेरे पोर्टफोलियो में क्या क्या स्टॉक्स होने चाहिए। 100 शेयर्स है मेरे पास, गोइंग डाउन। इसको रखना चाहिए, बेच देना चाहिए। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडिया जाने माने मार्केट एक्सपर्ट्स के साथ। तो 900 का एक स्टॉप लॉस उन्हें मेंटेन करना चाहिए, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। देखिए सास, बहू और सेंसेक्स सिर्फ CNBC आवाज पर। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 26,555 में लिया था, 3700 रुपए पर शेयर का लॉस है इनको। स्टॉप लॉस 21,700 का लगा के इसे होल्ड करें। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1360 किया तक है, होल्ड कीजिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा मैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरितमानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस, देखिए आवाज अड्डा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, इस वर्ष बजट में जो घोषणाएं की गई नई इनकम टैक्स रिजीम को लेकर के, मुझे लगता है बहुत लोग हैं जो नई इनकम टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं, लेकिन उतनी ही बड़ी तादाद है वैसे लोगों की जिनको रेंटल इनकम होता है, उसके नाम पे जो उनको टैक्स छूट मिलती तो उसको शायद वो छोड़ना नहीं चाहते। तो बहुत सारे लोगों को उनमें कन्फ्यूजन था कि नई टैक्स रिजीम में रेंटल इनकम पे रिडक्शन जो था वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर रेंट से जो डिडक्शन मिलता था वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्या मामला क्या है? देखिए, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम का जो ध्येय है, जो मोटो है कि भाई डिडक्शन नहीं लेनी है, डिडक्शन एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, तो लोगों ने समझा रेंटल इनकम जो कि बड़ी लक्ष्मण मीठी भी लगती है आती हुई, तो लोगों ने सोचा कि इस पे भी जो डिडक्शंस मिलती हैं, क्योंकि डिडक्शंस को हटा दिया गया है तो शायद इस पे भी हटा दिया गया। तो मैं 5 ऐसे डिडक्शंस का जिक्र करूंगा लक्ष्मण,
जो कि मिलती हैं नए टैक्स रेजिम में, नए में भी मिलती हैं, पुराने में भी मिलती हैं और आगे मिलती भी रहेंगी। इसका कोई संकेत नहीं है अभी जाने का। पहली डिडक्शन होती है 30% ऑफ द रेंट आपको मेंटेनेंस के लिए मिलता है। दूसरा होता है अगर आपको ब्याज पे कर रहे हैं, उसके उधार लिया हुआ है आपने उस मकान को बनाने के लिए, उसके इंटरेस्ट को आप डिडक्ट कर सकते हैं। तीसरा, जो म्युनिसिपल टैक्सेस आप पे करते हैं उसको भी आप डिडक्ट कर सकते हैं। चौथा, अगर आपका कोई को ओनर है उस प्रॉपर्टी में, उसका रेंट मान लीजिए आपके खाते में आ रहा है तो उस रेंट को भी आप घटा सकते हैं, क्योंकि वो को ओनर के खाते में आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और आखिरी है कि मान लीजिए 12 महीने आपने रेंट पे दिया, बीच में 2 महीने उसने रेंट नहीं दिया किराएदार ने, उस अनरियलाइज्ड रेंट को भी आप घटा सकते हैं। तो पांच तरीके की डिडक्शंस आप बकायदा रेंटल डिडक्शन में से सारी चीज आपने बताया तो सब खर्च करते हैं रेंटल इनकम जिनकी प्रॉपर्टी होती है। हाँ, खर्च करते हैं पर वो उसको डिडक्शन लेना भूल जाते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस बड़ी काम की बात है। तो म्युनिसिपल टैक्सेस अक्सर भूल जाते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट को भूल जाते हैं, एक्रूवल बेसिस पे पूरे साल का ले लेते हैं, बहुत सारी गलतियां होती हैं इसमें। तो अब दोनों रिजीम्स में आप बाकायदा ले सकते हैं। तो इसमें आप जो है सो ये पांचों जो आप बताएं, इस पांचों को रेंटल इनकम के तौर पर, चाहे प्रॉपर्टी से जहां से रेंट आ रहा है उसमें जो खर्च करें वो आप वहां पर ले सकते हैं। जी हाँ, उसमें से ये डिडक्शन घटाते हैं। इसमें लक्ष्मण 30% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो आपने कुछ खर्च नहीं भी किया है तब भी आप भी आप घटा सकते हैं, क्योंकि वो मेंटेनेंस के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, जैसे सैलरी में से 50,000 का होता है। चलिए, तो आप बिल्कुल कंफ्यूजन मत रहिएगा। अगर आप नई टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, अगर आपको किसी प्रॉपर्टी के रेंट से आमदनी हो रही है, तब भी आप डिडक्शन उठा सकते हैं। और कौन कौन से तरह के डिडक्शन ले सकते हैं वो कोहली साहब ने आपको बता ही दिया है, तो भूलिएगा नहीं। और अगर आपको सूट करता है तो नई टैक्स रिजीम में जाइए, क्योंकि सरकार भी अब कोशिश कर रही है कि लोगों को उधर की तरफ ले चला जाए। क्यों? बिल्कुल, सरकार की तो मुहिम है इसको सिंप्लीफाई करके और न्यू टैक्स रिजीम को पॉपुलर बना दिया जाए। इस बार चूक ना हो। चलिए फिर से शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे पास आ रहे हैं इस सेगमेंट में, वह है मुंबई से रोहित अग्रवाल जी। रोहित अग्रवाल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? नमस्कार सर, नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने मेरी क्वेरी को एक्सेप्ट किया, और शरद जी को भी और आपको भी वेरी गुड मॉर्निंग सर। जी थैंक यू सो मच, बताएं। सर मेरी क्वेरी है, मेरी टोटल इनकम जो है 4.5 लाख रुपीज है और मेरी फिक्स डिपॉजिट से इनकम है 1 लाख रुपीज। तो क्या मैं 15G फॉर्म दे सकता हूँ बैंक में? क्योंकि बैंक कहता है कि 2.5 लाख पर नहीं दे सकते, बट अंडर 87A रिबेट के थ्रू हम 5 लाख तक इनकम टैक्सेबल नहीं होती। तो क्या मैं 15G फॉर्म दे सकता हूँ इफ माई टोटल इनकम इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट इनकम 4.5 लाख रुपीज होती? समझ गया। जी हाँ रोहित जी आवाज से जवान लग रहे हैं, वो सीनियर सिटीजन नहीं लग रहे हैं। 15G बिल्कुल आपके लिए अप्लाई होगा रोहित जी। 15G आप दे सकते हैं। बैंक को जाके बोलिए कि आपकी इनकम टैक्सेबल नहीं है, उनको कंपटीशन आप बना के दिखा दीजिए और कंपटीशन बना के बैंक मैनेजर को दिखाइए और 15G बिल्कुल सबमिट करिए। आपका TDS नहीं कटना चाहिए। और इसके बाद भी अगर बैंक लक्ष्मण काट रहा है, मैं एक कदम आपकी इजाजत हो तो आगे बता दूं कि अगर बैंक वाले इस मामले में कोई गलती करते हैं तो आपको पता होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम है, जिसमें आप जाके कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं और फिर भी कट जाता है तो आप रिफंड रोहित जी तो हमेशा ही ले सकते हैं। और मुझे लगता है जब बैंक को समझाएंगे बताएंगे तो आपको TDS काटने की कोई जरूरत है, मान जाएंगे, उसमें कोई बहुत दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और चलिए अगले सवाल लेते हैं बंगलुरु से, जहां से जावेद फारूक शेख साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शेख साहब नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है। जी बताएं क्या सवाल पूछना चाहते हैं टैक्स गुरु से? हाँ सर, मेरा सवाल ये है कोहली साहब से कि 80D जो सेक्शन है उसमें मेडिकल इंश्योरेंस हम लोग का ऑप्शन है वहाँ पे पेरेंट्स के लिए अबव 60। तो मेरे जो पेरेंट है, मम्मी है बेसिकली, तो उनका कोई मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, बट उनका घुटनों में दर्द रहता है, डायबिटीज का मेडिसिन चालू रहता है। तो मुझे ये पूछना था कि क्या उसमें हम लोग मेडिकल एक्सपेंस दिखा सकते हैं क्या? अगर दिखा सकते हैं तो क्या क्या, मतलब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखना पड़ेगा? और ये भी पूछना था कि जैसे मेरी मदर है तो वैसे ही मैं क्या मदर इन लॉ और फादर इन लॉ का भी मैं एक्सपेंस उसमें दिखा सकता हूँ? चलिए, सबसे अच्छी बात कि आप अभी उन सभी लोगों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और टैक्स के लिहाज से क्या हम फायदा पहुंचा सकते हैं, कोहली साहब बताएंगे। कोहली साहब। जी हाँ जावेद भाई, बिल्कुल आप अपनी मदर के लिए जो खर्च कर रहे हैं उसका आप 80D के अंदर लाभ उठा सकते हैं। और ये लाभ है ही उन्हीं के लिए जिन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं ले रखा। 50,000 तक का आप उसमें उनके टेस्ट, 5,000 तक कैश
आप प्रिवेंटिव चेकअप पर खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा का कैश खर्च ना करें, सारा बैंक से ट्रांसफर करें। मेडिकल टेस्ट पर, दवाइयों पर, कोई भी ट्रीटमेंट आप करा रहे हैं आप अपनी अम्मी जान के लिए करा सकते हैं। इन-लॉज के लिए ये सुविधा उपलब्ध नहीं है जावेद भाई, ये पेरेंट्स के लिए बेसिकली है, तो इन-लॉज तक तो नहीं जाएगी, पर 50,000 तक आप बाकायदा सब खर्च करिए। आप बैंक के माध्यम से करिए, 5,000 से ज्यादा प्रिवेंटिव चेकअप पर कैश मत खर्च करिए, तो आपको पूरा 50,000 का फायदा ATD में मिल जाएगा। चलिए, तो इसका ख्याल रखिएगा और ATD का आपको फायदा मिल सकता है, और कोई उलझन हो तो बताइएगा फिर से। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर पर GST फाइल करने से चूकने का क्या होगा अंजाम, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें क्या मिलेगा? दूसरा, हम एम्प्लॉय बेनिफिट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे बता भी दो क्या मिलेगा। और तीसरा, हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा। अब लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा। लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना, ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। 26,555 में लिया था। 3700 रुपए पर शेयर का लॉस है इनको। स्टॉप लॉस 21,700 का लगा के इसे होल्ड करें। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, 1360 या तक होल्ड कीजिए। स्टॉक्स से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। इनको 340 के स्टॉप लॉस की सलाह दूंगा मैं। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Canara Bank. Together we can. When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन। मेजरली आपको वो शेयर तेजी में दिखाई पड़ेंगे जहां पर हैवी वेट्स या बाइंग है भी तो बहुत सिलेक्टिव है, लेकिन प्रेशर बैंक्स में। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन। एक मोमेंटम चालू हो गया बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स सेल टारगेट्स 37,500 भी लेके जा सकता है। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 1640 की कॉल में आप लॉन्ग जाएंगे, 66 रुपए का टारगेट और करीब 42 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस के प्रायोजक हैं Volkswagen Virtus। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहाँ पे शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। भगवान राम और रामचरित मानस पे इस तरीके की टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित हैं क्या? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। क्या बिहार में अब 2024 का चुनाव मंडल और कमंडल के बीच में होगा? बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा। ब्रेक पर जाने से पहले कोहली साहब आपने एक सुझाव दिया इनको कि कैश में आप पेमेंट नहीं करेगा 5,000 से ज़्यादा। तो मेरे पास एक सवाल बहुत दिनों से आया हुआ था, मैं सोचा इस बार पूछ ही लूँ आपसे। वो दरअसल नाम नहीं बताना चाहते हैं, सूरत से है, तो काल्पनिक नाम हमने उनका अनिल रखा है। और ये कह रहे हैं कि इनकी माँ को विरासत में संपत्ति मिली है और संपत्ति 1925 में बनाई गई थी। अभी 90 लाख रुपए में इस संपत्ति को बेच रहे हैं। तो इस 90 लाख रुपए जो बेच रहे हैं उनमें से 45 लाख तो वो अपने बैंक अकाउंट में ले रहे हैं जो खरीद रहा है उससे, और 45 लाख रुपए जो वो कैश में ले रहे हैं।
अब इस पैसे को, दोनों पैसे को 5 हिस्सों में बांटना है। इसके लिए हर हिस्से पर LTCG टैक्स कैलकुलेशन कैसे करें, इस सवाल को लेने के पीछे दो मकसद है। पहला तो इनके जो उलझन है उसको दूर कर लिया जाए। दूसरा, मुझे जान के बड़ी हैरानी हुई कि टैक्स गुरु के दर्शक हैं और कह रहे हैं कि 45 लाख रुपए हम कैश में ले रहे हैं। कैश में बिल्कुल भी ना लें। इस तरह के कैश में लेन देन करना कानूनन अपराध है और आपके लिए मुसीबत हो सकती है। आप कैश में ना लेके आप बैंक में लें और उसमें टैक्स छूट का कैसे फायदा उठाएं, उसके लिए हम बैठे हुए हैं आपको बताने के लिए। कोहली साहब क्या कहेंगे इनको? जी हाँ, जो आपके काल्पनिक व्यक्ति हैं लक्ष्मण, बिल्कुल उनको बिल्कुल आपने मुझे कहा कि मेरा नाम मत बताइए। बिल्कुल ठीक है, आपने सलाह बहुत अच्छी उनको दी है। बिल्कुल कैश में नहीं लेना चाहिए। पहले मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूं जो वो जानना चाहते हैं। जी हाँ, जिनके नाम कैपिटल गेन होगा वो उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगी 1/4/2001 की वैल्यूएशन करा के, क्योंकि बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, इंडेक्सेशन लगा के, और वो फिर आगे उसको बांट देंगे। वो गिफ्ट माना जाएगा, अगर इनकी मदर के नाम वगैरह है तो वो गिफ्ट की तरह चला जाएगा। पर जो अहम बात इसमें आई कि कैश, जी हाँ, अगर आप कैश लेते हैं तो उसके ऊपर सेक्शन 269 SS के अंतर्गत पेनल्टी है। जितना कैश आपने लिया है उतनी ही पेनल्टी आपको भरनी पड़ेगी। और अगर अनडिस्क्लोज इनकम की भी कहीं पेनल्टी लग गई तो करीब करीब 80% तक टैक्स, 78 से 80% टैक्स चला जाएगा। तो बिल्कुल आपको, जैसे कि लक्ष्मण ने ठीक सलाह दी है साहब, कैश से बचें। कैश में आप ट्रांजैक्शन ना करें। आप जिनसे आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं जिनको, उनको बोलिए कि साहब आपको सारा का सारा बैंक में दें, मैं कैपिटल गेन देने से मुझे एतराज नहीं है, आप पूरा पे करिए। जी बिल्कुल। चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, वो है GST जुड़ा हुआ। चूंकि अब सारे सवाल थे इनकम टैक्स है तो कुछ सवाल GST जुड़े भी ले लेते हैं। एक GST कारोबारी हैं चिराग शर्मा जी, ये हरियाणा से हैं, जो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा जी नमस्कार, क्या उलझन है आपकी? नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है कि मेरी सोनीपत में बिजली की दुकान है होलसेल की, और मेरी वित्तीय वर्ष 2021 में मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से कम थी, लेकिन मेरी 21-22 के अंदर मेरी टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा हो गई, लेकिन मैंने GST R9 फाइल नहीं करी, तो क्या मैं फाइल कर सकता हूँ? जी हाँ चिराग जी, देखिए GST R9 लक्ष्मण होता है जब एनुअल रिटर्न फाइल करी जाती है, तो वो ये फाइल करना चूक गए। पर आपको जान के खुशी होगी चिराग कि आपके लिए एक एमनेस्टी स्कीम GST डिपार्टमेंट ने निकाली है। 30 जून 2023 तक ये लागू है। इसके अंतर्गत आपने जो डिफॉल्ट किया है आप उसको फाइल कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। 10,000 तक लगेगी, उससे ऊपर जो बड़ी पेनल्टी है वो नहीं लगी। फायदा उठाइए, जल्दी करिए, 30 जून निकलना चाहिए। बिल्कुल, जून में कुछ वक्त है, उसका फायदा उठाइए और अब अगर पेनल्टी दी आप अपना वहां पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोहली साहब बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का बहुत ही आसान भाषा में और बेहतरीन तरीके से जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे GST से जुड़ा हुआ हो या फिर इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। जी हाँ, tax@moneycontrol.com पे। और अपना जब सवाल भेजें ना तो अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना जरूर ना भूलें, क्योंकि मोबाइल नंबर लिखेंगे तभी उस पर आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, हमारे टैक्स एक्सपर्ट आपसे सीधी बात कर सकेंगे। मोबाइल नंबर लिखें जरूर से और फिर अपना सवाल भेजें tax@moneycontrol.com पर। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।